नमस्कार श्रोताओं और साहित्य प्रेमियों, आपका तहे दिल से इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं द डूम्सडे कॉन्स्पिरेसी यानी क़यामत की साजिश। जी हाँ दोस्तों, आज की यह यात्रा है एक ऐसी दुनिया में जहाँ रहस्य है, खतरा है, सत्ता का खेल है और एक इंसान की जिद है सच जानने की। तो बैठ जाइए आराम से, ईयरफोन लगाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको अंदर से हिला देगा। चैप्टर 1, एक रहस्यमय रात। दोस्तों, तस्वीर बनाइए अपने ज़हन में। उत्तरी कैरोलिना, अमेरिका। नवंबर की एक सर्द रात। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा इलाका, जहां न कोई बड़ा शहर है न कोई भीड़-भाड़। बस खेत हैं, जंगल हैं और कुछ बिखरे हुए घर। रात के करीब 10 बज रहे हैं। आसमान एकदम साफ है, लाखों तारे जगमगा रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है और पूरा इलाका बिल्कुल शांत है। इतना शांत कि पत्तों की सरसराहट भी सुनाई दे। यही वो रात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। पहली गवाह दादी मार्गरेट। मार्गरेट थॉमस। उम्र कोई 72 साल। अकेली रहती थीं अपने छोटे से घर में। रोज रात खाना खाने के बाद बगीचे में बैठना उनकी आदत थी। उस रात भी वो अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठी थीं, एक शॉल ओढ़े, हाथ में चाय का गिलास लिए। आसमान देख रही थीं, तारे गिन रही थीं। तभी कुछ हुआ। पहले एक हल्की सी रोशनी दिखी उत्तर पश्चिम की दिशा से। मार्गरेट ने सोचा शायद कोई हवाई जहाज होगा, लेकिन नहीं। यह रोशनी बहुत तेज थी, बहुत तेज और बहुत अजीब। हरे और सफेद रंग की चमक। और वो वस्तु जिस रफ्तार से आ रही थी, वो किसी भी हवाई जहाज की रफ्तार नहीं थी। मार्गरेट की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने चाय का गिलास नीचे रखा, खड़ी हो गईं। वो वस्तु उनके सिर के ऊपर से गुजरी, इतनी नजदीक से कि उन्हें एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। न इंजन की आवाज, न धुआं, बस एक तेज सनसनाहट। और फिर वो वस्तु पहाड़ियों की तरफ चली गई। और फिर एक जबरदस्त धमाका। मार्गरेट के घर की खिड़कियां कांप उठीं। पड़ोस के कुत्ते भौंकने लगे। दूर पहाड़ियों में एक नारंगी रोशनी उभरी और फिर धीरे धीरे बुझ गई। मार्गरेट वहीं खड़ी रहीं, कांपती हुई। उन्होंने अपनी 72 साल की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। दूसरा गवाह ट्रक ड्राइवर जेक जॉनसन। उम्र कोई 45 साल। एक लंबे राउट का ट्रक ड्राइवर। उस रात वो इंटरस्टेट 40 पर था, अपने ट्रक में, रेडियो बजाते हुए, थका हुआ लेकिन जागता हुआ। अगले शहर तक पहुंचने की जल्दी थी। तभी उसने देखा, आसमान में वो रोशनी, इतनी तेज कि उसे अपनी आंखें मिचमिचानी पड़ी। जेक ने ट्रक धीमा किया, हाईवे के किनारे रोका, बाहर निकला। वो वस्तु उसके ट्रक के ठीक सामने से गुजरी। हाईवे के समानांतर, बेहद कम ऊंचाई पर। जेक एक पुराना जमाने का इंसान था। यूएफओ पर उसका भरोसा नहीं था। लेकिन जो उसने देखा, उसे वो किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर पाया। धमाके की आवाज सुनकर वो चौंक गया। उसने अपनी डायरी निकाली जो वो हमेशा ट्रक में रखता था, और उसमें वक्त लिखा, रात के 10:17। जेक को नहीं पता था कि यह नोट उसकी जिंदगी का आखिरी अहम नोट साबित होगा। तीसरा गवाह किसान हैरी स्मिथ का खेत उन पहाड़ियों के नजदीक था जहां वो वस्तु गिरी थी। वो उस रात देर तक जाग रहा था। उसकी गाय बीमार थी और वो उसकी तीमारदारी कर रहा था। जब धमाका हुआ, हैरी बाहर भागा। उसने अपने खेत की तरफ से धुआं उठते देखा। उसने सोचा कोई विमान गिरा होगा। वो नजदीक गया। जो उसने देखा वो किसी विमान का मलबा नहीं था। हैरी स्मिथ एक साधारण किसान था।
पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। उसने जो देखा उसे बयान करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। बस इतना कह सका, बाद में वो कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा और जो मैं देखना नहीं चाहता था। हैरी उस रात वापस घर गया, दरवाजा बंद किया और किसी को नहीं बताया, कम से कम उस रात तो नहीं। चौथे गवाह टूरिस्ट ग्रुप। उस रात उस इलाके में एक टूरिस्ट ग्रुप भी था। 4 लोग, 2 कपल्स। वो ब्लू रिज माउंटेन्स देखने आए थे, कैंपिंग कर रहे थे, रात को फायर के आसपास बैठे थे, गाने गा रहे थे, हंस रहे थे। तभी वो रोशनी आई। चारों ने देखी। एक ने अपने फोन से वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो वस्तु इतनी तेज थी कि ठीक से कैप्चर नहीं हो पाई। फिर धमाका हुआ, इतना जोरदार कि कैंपिंग चेयर्स पलट गईं। चारों घबरा गए। रात के अंधेरे में वो जल्दी से अपना सामान समेटकर वापस चले गए। वो रात और उसके बाद। दोस्तों, यह 5 अलग अलग लोग थे, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बैकग्राउंड्स के। इनमें से कोई एक दूसरे को नहीं जानता था, लेकिन सबने एक ही चीज देखी थी, एक ही रात। और अगले कुछ दिनों में इन सभी की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। मार्गरेट थॉमस ने अपनी बेटी को फोन किया, बताया। बेटी ने कहा, मां, रहने दो, उम्र का असर है। लेकिन मार्गरेट जानती थीं, उन्होंने जो देखा था वो उम्र का असर नहीं था। जेक जॉनसन ने अपने एक दोस्त को बताया। दोस्त ने मजाक उड़ाया। वो रात और उसके बाद। दोस्तों, यह 5 अलग अलग लोग थे, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बैकग्राउंड्स के। इनमें से कोई एक दूसरे को नहीं जानता था, लेकिन सबने एक ही चीज देखी थी, एक ही रात। और अगले कुछ दिनों में इन सभी की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। मार्गरेट थॉमस ने अपनी बेटी को फोन किया, बताया। बेटी ने कहा, मां, रहने दो, उम्र का असर है। लेकिन मार्गरेट जानती थीं, उन्होंने जो देखा था वो उम्र का असर नहीं था। जेक जॉनसन ने अपने एक दोस्त को बताया। दोस्त ने मजाक उड़ाया। हैरी स्मिथ चुप रहा। टूरिस्ट ग्रुप वापस शहर गए और पार्टी में अपनी मजेदार कैंपिंग ट्रिप की कहानी सुनाते रहे, लेकिन कोई सुन रहा था। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जो सिडनी शेल्डन बहुत क्लेवरली इस नॉवल में बताते हैं। उस रात वो वस्तु जो गिरी थी वो अकेले नहीं गिरी थी, उसके साथ कुछ और भी था। और अमेरिकी सरकार के कुछ लोग, बहुत ऊंचे लोग, उसी रात से जानते थे कि क्या हुआ है। रडार स्क्रीन्स पर वो वस्तु ट्रैक हुई थी। साइस्मोग्राफ मशीन्स ने उस धमाके को रिकॉर्ड किया था। सैटेलाइट इमेजेस ले ली गई थीं। और उन्हीं रातों में वॉशिंगटन डीसी में कुछ फोन्स बजे, कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ डिसीजंस लिए गए। पहला डिसीजन था, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरा डिसीजन था, जिन्होंने देखा है उन्हें चुप कराना होगा। और तीसरा डिसीजन था, इस काम के लिए एक आदमी चाहिए, एक ऐसा आदमी जो भरोसेमंद हो, जो ऑर्डर्स माने, जो सवाल न करे। उस आदमी का नाम था कमांडर रॉबर्ट बेकर। वो रात जो सब कुछ बदल देती है, वो रात जो सब कुछ बदल देती है। दोस्तों, सिडनी शेल्डन का जीनियस यहां दिखता है। वो इस ओपनिंग चैप्टर में हमें बस एक घटना नहीं दिखाते, वो हमें 5 अलग अलग इंसानों की आंखों से वही एक पल दिखाते हैं। और हर आंख में एक अलग डर है, एक अलग हैरानी है। एक बूढ़ी औरत जो अकेली है और जिसकी बात कोई नहीं मानेगा। एक ट्रक ड्राइवर जो थका हुआ है और जिसे कोई सीरियस नहीं लेगा। एक किसान जो डरा हुआ है और चुप रहना चाहता है।
कुछ टूरिस्ट्स जो इसे एक एडवेंचर की तरह लेंगे। ये सब ऑर्डिनरी लोग हैं। इन्होंने कोई गलती नहीं की, बस गलत वक्त पर गलत जगह थे। और यही इनका सबसे बड़ा जुर्म बन गया। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें ताकतवर लोग कभी सामने नहीं आने देना चाहते। और जो उन सच्चाइयों का गवाह बन जाता है, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। उस रात के बाद इन पांचों की जिंदगियां एक अदृश्य घड़ी पर टिकी थीं। और वो घड़ी धीरे धीरे टिक कर रही थी। आगे क्या हुआ? कमांडर रॉबर्ट बेकर कौन है? और वो पांचों गवाह, क्या उनके साथ सच में कुछ बुरा हुआ? यही जानने के लिए अगले चैप्टर में चलते हैं। तो यह था चैप्टर 1, एक रहस्यमय रात। चैप्टर 2, रॉबर्ट बेकर, एक टूटा हुआ सिपाही। दोस्तों, हर कहानी में एक हीरो होता है, लेकिन सिडनी शेल्डन के हीरोज परफेक्ट नहीं होते। वो टूटे हुए होते हैं, वो दर्द में होते हैं, वो जिंदगी से लड़ते हुए दिखते हैं। और यही उन्हें असली बनाता है, यही उन्हें हमारे जैसा बनाता है। तो आज मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, कमांडर रॉबर्ट बेकर। एक आदमी जो सब कुछ था और कुछ भी नहीं था। रॉबर्ट बेकर की प्रोफाइल देखें तो लगता है यह आदमी सब कुछ है। अमेरिकी नौसेना में कमांडर का रैंक, 20 साल की शानदार सर्विस, देश के लिए कई खतरनाक मिशंस कंप्लीट किए। साथ ही ऑफिसर्स उसका रिस्पेक्ट करते थे, वरिष्ठ अधिकारी उस पर भरोसा करते थे। जहां भी जाता वर्दी में सीना तान कर लोग देखते थे और सोचते थे यह आदमी कुछ अलग है। लेकिन दोस्तों, वर्दी उतारने के बाद रॉबर्ट बेकर एक ऐसे घर में जाता था जहां कोई नहीं था। एक ऐसी जिंदगी में जहां सब कुछ था, पैसा, नाम, पोजीशन, लेकिन वो एक चीज नहीं थी जिसके बिना इंसान सच में जिंदा नहीं रहता। अपनापन। टूटी हुई शादी, एक पुराना जख्म। रॉबर्ट की शादी हुई थी एक खूबसूरत समझदार महिला से। शुरुआत के कुछ साल अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे, जैसा नेवी ऑफिसर्स की जिंदगी में होता है, काम बढ़ता गया, घर कम होता गया। रॉबर्ट हफ्तों के लिए गायब हो जाता। मिशंस पर, ट्रेनिंग पर, डिप्लॉयमेंट्स पर। उसकी बीवी इंतजार करती रही। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने। और एक दिन जब रॉबर्ट घर लौटा तो घर खाली था। कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई चीखना चिल्लाना नहीं हुआ था। बस एक चिट्ठी थी मेज पर, साफ शांत शब्दों में लिखी हुई, जिसका मतलब था, मैं अकेलेपन से थक गई हूं। रॉबर्ट ने वो चिट्ठी पढ़ी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर उसने वो चिट्ठी मोड़कर अपनी जेब में रख ली और वापस ड्यूटी पर चला गया। क्योंकि रॉबर्ट बेकर यही जानता था, ड्यूटी पर जाना, दर्द को अंदर दफनाना और आगे बढ़ते रहना, यही उसकी ट्रेनिंग थी, यही उसकी जिंदगी थी। काम ही जिंदगी, जिंदगी ही काम। शादी टूटने के बाद रॉबर्ट और ज्यादा काम में डूब गया। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, ऑफिस जाना, फाइल्स पढ़ना, मीटिंग्स करना, रात को देर से सोना, और अगले दिन फिर वही। उसके कोई करीबी दोस्त नहीं थे। कुछ कोलीग्स थे, लेकिन वो भी प्रोफेशनल लेवल तक ही। कोई नहीं था जिससे वो बैठकर बात कर सके, जिसे बता सके कि अंदर से कैसा लग रहा है। रॉबर्ट बेकर एक ऐसा इंसान था जो भीड़ में भी अकेला था, और अकेले में और भी अकेला। सिडनी शेल्डन यहां एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं दोस्तों। वो बता रहे हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा मजबूत दिखते हैं, वो अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। और यही टूटापन आगे चलकर रॉबर्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगा, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। वो फोन कॉल जिसने सब बदल दिया। एक सुबह रॉबर्ट अपने वॉशिंगटन डीसी के ऑफिस में था। फाइल्स देख रहा था, कॉफी पी रहा था। एक रूटीन सुबह। तभी फोन बजा। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, एडमिरल राल्फ मेटकाफ, नेवी के सबसे ऊंचे अधिकारियों में से एक।
जिनका कॉल आना मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। बेकर, मुझे आपसे मिलना है। आज? अभी? रॉबर्ट ने कोई सवाल नहीं किया, बस कहा, यस सर। वो मीटिंग जो कभी हुई ही नहीं। एनएसए हेडक्वार्टर्स, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, वॉशिंगटन डीसी का सबसे सिक्योर बिल्डिंग। रॉबर्ट वहां पहुंचा। सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, फिंगरप्रिंट स्कैन्स, हेवी डोर्स, और फिर एक कॉन्फ्रेंस रूम जहां एडमिरल मेटकाफ के साथ कुछ और लोग भी थे, सूट्स में, सीरियस चेहरों के साथ। रॉबर्ट ने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गया ये लोग बहुत ऊंचे हैं और जो बात होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिरल ने शुरू किया। बेकर, पिछले हफ्ते उत्तरी कैरोलिना में एक इंसिडेंट हुआ है। एक स्विस वेदर बलून क्रैश हुआ है। क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट था। प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोकल्स ने उसे देखा है। रॉबर्ट ने सुना। ध्यान से। आपका काम है उन सभी विटनेसेस को आइडेंटिफाई करना, उनसे मिलना, यह कंफर्म करना कि उन्होंने कोई फोटोज नहीं खींची, किसी को कुछ नहीं बताया, और अगर बताया है तो सिचुएशन को क्वाइटली हैंडल करना। रॉबर्ट ने पूछा, क्वाइटली हैंडल करने का मतलब? एडमिरल ने उसकी आंखों में देखा। डिस्क्रेशन बेकर, बस डिस्क्रेशन। रॉबर्ट को पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने हाँ कर दी, क्योंकि वो यही करता था। ऑर्डर्स मानना। पहला संदेह, पहली दरार। रॉबर्ट ने अपना काम शुरू किया। उसे एक लिस्ट दी गई थी उन लोगों की जिन्होंने वो रात देखी थी। रॉबर्ट ने पहले नाम पर कॉल किया, कोई जवाब नहीं। दूसरी बार कॉल किया, फिर कोई जवाब नहीं। रॉबर्ट ने उस एड्रेस पर जाने का डिसाइड किया। मार्गरेट थॉमस, एक बूढ़ी महिला। उनके घर पहुंचा। पड़ोसी ने दरवाजा खोला। मार्गरेट? वो तो परसों चली गईं। कार एक्सीडेंट। बड़ी दुखद बात थी। रॉबर्ट रुका। कार एक्सीडेंट? हाँ। रात को, अचानक। रॉबर्ट वापस अपनी कार में आया। लिस्ट का अगला नाम देखा, जेक जॉनसन। जेक का नंबर डायल किया। उसकी बीवी ने उठाया। जेक? वो तो कल हार्ट अटैक से गुजर गए। अचानक? बिल्कुल अचानक। रॉबर्ट की उंगलियां लिस्ट पर रुक गईं। 2 नाम, 2 मौतें, 2 दिन। अभी तक संयोग हो सकता था, लेकिन रॉबर्ट बेकर 20 साल का नेवी ऑफिसर था। उसे संयोग और पैटर्न में फर्क पता था, और यह पैटर्न था। वो रात जब रॉबर्ट को सच का पहला झलक मिली, उस रात रॉबर्ट अपने होटल रूम में बैठा था। लिस्ट सामने थी। उसने हर नाम के आगे नोट्स लिखे। मार्गरेट थॉमस, कार एक्सीडेंट। जेक जॉनसन, हार्ट अटैक। हैरी स्मिथ, मिसिंग। टूरिस्ट कपल, अनरीचेबल। रॉबर्ट एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर था। उसका दिमाग ऑटोमेटिकली पैटर्न्स देखता था, कनेक्शंस ढूंढता था, और जो पैटर्न उसे दिख रहा था वो उसके पेट में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। उसने एडमिरल को कॉल किया। सर, विटनेसेस में से कुछ अवेलेबल नहीं हैं। मुझे पता है बेकर, इसीलिए आपको भेजा है रिमेनिंग को हैंडल करने के लिए। सर, मार्गरेट थॉमस की कार एक्सीडेंट हुई। जेक जॉनसन का हार्ट अटैक। एक पॉज। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं बेकर, आप अपना काम करें। लाइन कट हो गई। रॉबर्ट फोन को देखता रहा। कुछ था जो उसे बताया नहीं गया था। कुछ था जो उस सिंपल मिशन से बहुत बड़ा था। कुछ था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। अभी नहीं, लेकिन जल्द ही समझेगा। एक आखिरी नाम, एक नई शुरुआत। लिस्ट में एक आखिरी नाम बचा था, डॉक्टर एरिका बोलन, स्विट्जरलैंड, बर्न। रॉबर्ट ने उस नाम को देखा। एक स्विस साइंटिस्ट जो उस रात उत्तरी कैरोलिना में थी वेकेशन पर, और जिसने वो सब देखा था। रॉबर्ट को स्विट्जरलैंड जाना होगा। और दोस्तों, यही वो मोमेंट था। यही वो टर्निंग पॉइंट था इस पूरी कहानी का। क्योंकि जब रॉबर्ट बेकर स्विट्जरलैंड गया
तो वो एक ऑर्डर्स फॉलोइंग नेवी ऑफिसर की तरह गया, लेकिन वापस वो एक बदला हुआ इंसान बनकर आएगा। सिडनी शेल्डन का जीनियस रॉबर्ट बेकर क्यों परफेक्ट हीरो है? दोस्तों, रॉबर्ट बेकर को इस कहानी का हीरो बनाने में सिडनी शेल्डन ने बहुत सोच समझकर काम किया है। वो एक ऐसा इंसान है जो सिस्टम का हिस्सा है, जो ऑर्डर्स मानता है, जो सवाल नहीं करता, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्शियंस है, एक ज़मीर है, जो दबा हुआ है लेकिन मरा नहीं है। और जब वो ज़मीर जागेगा तो रॉबर्ट बेकर वो सब करेगा जो कोई नहीं सोच सकता। एक टूटा हुआ इंसान जब सच के लिए खड़ा होता है तो वो सबसे ताकतवर हो जाता है। यही है रॉबर्ट बेकर की कहानी, और यही है द डूम्सडे कॉन्स्पिरेसी का असली दिल। आगे क्या होता है जब रॉबर्ट स्विट्जरलैंड पहुंचता है? डॉक्टर एरिका बोलन से मुलाकात में क्या होगा? और वो सच जो धीरे धीरे सामने आ रहा है वो कितना भयानक है? यह सब जानने के लिए चैप्टर 3 में मिलते हैं। चैप्टर 3, एरिका बोलेन और वो सच। दोस्तों, कुछ मुलाकातें जिंदगी बदल देती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद आप वो नहीं रहते जो पहले थे, जो आपकी सोच को हिला देते हैं, जो आपकी दुनिया को उलट देते हैं, जो आपको मजबूर करते हैं खुद से सवाल पूछने पर। रॉबर्ट बेकर के लिए वो इंसान थी डॉक्टर एरिका बोलन। स्विट्जरलैंड एक अलग दुनिया। बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी। रॉबर्ट जब यहां उतरा तो एक पल के लिए उसने महसूस किया कि वो किसी और दुनिया में आ गया है। वॉशिंगटन डीसी की भागदौड़ से बिल्कुल अलग। यहां पुरानी इमारतें थीं, संकरी गलियां थीं, आरे नदी का शांत पानी था, और हवा में एक सफाई थी जो उसने बरसों से नहीं महसूस की थी। लेकिन रॉबर्ट यहां टूरिज्म के लिए नहीं आया था। उसके हाथ में एक एड्रेस था और एक मिशन था, एरिका बोलन से मिलना, उसे चुप कराना और वापस जाना। सिंपल, क्लीन, एफिशिएंट, या कम से कम यही वो सोच रहा था। पहली नजर, पहला धक्का। एरिका बोलन का अपार्टमेंट बर्न के पुराने हिस्से में था। एक 3 मंजिला इमारत, लकड़ी की सीढ़ियां, दरवाजे पर ब्रास की नेम प्लेट। रॉबर्ट ने दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड्स की खामोशी, और फिर दरवाजा खुला। रॉबर्ट ने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिला। उसने सोचा था एक डरी हुई टूरिस्ट मिलेगी, जो घबराई हुई होगी, जिसे थोड़ी रियश्योरेंस देनी होगी, जो चुप हो जाएगी। लेकिन दरवाजे पर जो खड़ी थी वो डरी हुई नहीं थी। एरिका बोलन, 35 साल, लंबी, आंखों में एक तेज चमक, जो बताती थी यह औरत दुनिया को सीधे आंखों में देखती है और झुकती नहीं। उसने रॉबर्ट को एक पल देखा और पूछा, आप नेवी से हैं? रॉबर्ट चौंका। आपको कैसे? आपकी पोस्चर, आपके जूते, आपकी आंखें। एरिका ने कहा, मेरे पिता भी मिलिट्री में थे। आइए अंदर। रॉबर्ट पहली बार थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ। यह औरत उसे उसने पढ़ लिया था पहले ही सेकंड में। एरिका बोलन एक असाधारण इंसान। अंदर आकर रॉबर्ट ने देखा एरिका का अपार्टमेंट एक साइंटिस्ट का अपार्टमेंट था। किताबें हर तरफ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स, एस्ट्रोनॉमी। दीवार पर इक्वेशंस लिखी थीं। एक बड़े टेलीस्कोप का स्टैंड था खिड़की के पास। रॉबर्ट ने पूछा, आप किस फील्ड में हैं? मटेरियल साइंस और थोड़ी एस्ट्रोफिजिक्स, एरिका ने कॉफी बनाते हुए कहा। रॉबर्ट ने नोट किया, मटेरियल साइंस, यानी वो समझती है। उसने जो देखा वो एनालाइज कर सकती है। यह थॉट उसके पेट में एक नॉट बना गई। मिस बोलन, मैं उस इंसिडेंट के बारे में बात करने आया हूं, उत्तरी कैरोलिना में। एरिका मुड़ी। उसकी आंखों में एक चमक आई, डर की नहीं, क्यूरियोसिटी की। मुझे पता था कोई आएगा, उसने कहा। कॉफी लेंगे? वो तस्वीरें जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। रॉबर्ट ने अपनी बात रखी, केयरफुली, प्रोफेशनली। वो एक क्लासिफाइड वेदर बलून था।
स्विस अमेरिकन जॉइंट एक्सपेरिमेंट। आपने जो देखा वो टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा था। हम बस यह कंफर्म करना चाहते हैं कि मैंने किसी को नहीं बताया। एरिका ने बीच में ही काटा, शांत आवाज में। जी। एरिका कुछ देर चुप रही, फिर उठी, एक ड्रॉअर खोला और एक फोल्डर निकाला। यह देखिए। रॉबर्ट ने फोल्डर खोला। अंदर थी फोटोज, हाई रेजोल्यूशन, प्रोफेशनल कैमरा से खींची गई। और रॉबर्ट की सांस रुक गई। वो वस्तु जो उस रात गिरी थी उसकी क्लियर तस्वीरें थीं। और वो किसी भी वेदर बलून जैसी नहीं थी। शेप अजीब थी। सरफेस पर कुछ ऐसे मार्किंग्स थे जो रॉबर्ट ने कभी नहीं देखे थे। और जो मटेरियल दिख रहा था वो किसी भी नॉन एयरक्राफ्ट जैसा नहीं था। यह वेदर बलून नहीं है, एरिका ने कहा। सिंपली, डायरेक्टली। रॉबर्ट ने फोटोज को ध्यान से देखा। उसका ट्रेन्ड माइंड हर डिटेल को नोट कर रहा था। मिस बॉलन, यह फोटोज आपने किसी को? अभी तक नहीं, लेकिन मैंने एनालिसिस की है। रॉबर्ट ने ऊपर देखा। एनालिसिस? वो सच जो रॉबर्ट सुनना नहीं चाहता था। एरिका अपनी डेस्क पर गई, एक लैपटॉप खोला। मैंने फोटोज की मटेरियल एनालिसिस की, स्पेक्ट्रोस्कोपी सॉफ्टवेयर से। यह मटेरियल अर्थ पर नेचुरली नहीं पाया जाता। रॉबर्ट ने कहा, यह पॉसिबल नहीं। यह पॉसिबल है। एरिका की आवाज में कोई ड्रामा नहीं था, बस फैक्ट्स थे। आइसोटॉपिक कॉम्पोजिशन किसी भी नॉन टेरेस्ट्रियल एलिमेंट से मैच नहीं होती। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऐसी है जो अर्थ पर किसी भी कंडीशन में फॉर्म नहीं होती। रॉबर्ट खड़ा रहा। एरिका ने कंटिन्यू किया। और यह सरफेस मार्किंग्स, यह किसी ह्यूमन लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन इनमें एक पैटर्न है। मैथमेटिकल पैटर्न, प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस। खामोशी। रॉबर्ट ने एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में एक हिस्सा था जो ट्रेंड था, जो कहता था यह इम्पॉसिबल है। यह सब एक्सप्लेन किया जा सकता है। यह कोई क्लासिफाइड ह्यूमन टेक्नोलॉजी है। लेकिन उसके दिल में एक दूसरी आवाज थी, जो कह रही थी वो दो विटनेसेस जो मर गए, वो एक जो गायब है। और अब यह सब कोइंसिडेंस नहीं है। एरिका का अतीत, क्यों वो डरती नहीं? रॉबर्ट को समझ नहीं आ रहा था, यह औरत डरती क्यों नहीं है? उसने पूछा। एरिका एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, मेरी मां हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थीं। वो एक ऐसी दुनिया से गुजरी थीं जहां सच बोलने की सजा मौत थी। लेकिन उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं। उसने रॉबर्ट की आंखों में देखा। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, सच कभी नहीं मरता। उसे दफनाया जा सकता है, लेकिन वो जमीन से बाहर आता है, हमेशा। रॉबर्ट को कुछ नहीं सूझा कहने को। मेरे पिता एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने मुझे सिखाया, एविडेंस को फॉलो करो, जहां भी ले जाएं। एरिका ने लैपटॉप बंद किया। कमांडर बेकर, आप यहां मुझे चुप कराने आए हैं। मैं जानती हूं, लेकिन पहले यह बताइए आप खुद क्या सोचते हैं? वो क्या था? रॉबर्ट ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जवाब उसे खुद नहीं पता था। वो रात जब दो अजनबी एक सच के सामने खड़े हुए। उस शाम रॉबर्ट ने एरिका से बहुत देर तक बात की। उसे जाना चाहिए था, मिशन कंप्लीट करना चाहिए था, एरिका को इंटिमिडेट करना चाहिए था, या कम से कम यह इंश्योर करना चाहिए था कि वो चुप रहे। लेकिन वो बैठा रहा। एरिका ने उसे वो सब दिखाया जो उसने एनालाइज किया था। हर डिटेल, हर कैलकुलेशन, हर प्रूफ। और रॉबर्ट, जो 20 साल से ऑर्डर्स फॉलो करता आया था, पहली बार फील किया कि कुछ ऐसा है जो ऑर्डर्स से बड़ा है। एक सच, एक ऐसा सच जिसे दबाया जा रहा था, जिसके लिए लोग मारे जा रहे थे, जिसके लिए उसे, रॉबर्ट बेकर को, एक टूल की तरह उसे किया जा रहा था। आपको पता है ना, एरिका ने कहा, कि बाकी विटनेसेस के साथ क्या हुआ? रॉबर्ट चुप रहा। दो मर गए, एक गायब है।
एरिका की आवाज में कोई एक्यूजेशन नहीं था, बस एक स्टेटमेंट था। और आप यहां मेरे पास आए हैं। रॉबर्ट ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसने झूठ नहीं बोला। हाँ, एक नया अलायंस, एक नया खतरा। वो रात एक टर्निंग पॉइंट थी। रॉबर्ट को अब चूज करना था। दो रास्ते थे। पहला रास्ता ऑर्डर्स फॉलो करना, एरिका को चुप कराना, फोटोज डिस्ट्रॉय करना, मिशन कंप्लीट करना, वापस जाना और जिंदगी वैसे ही जीते रहना जैसे जी रहा था। दूसरा रास्ता वो सच जानना जो उससे छुपाया जा रहा था, भले ही उसके लिए उसे सब कुछ रिस्क करना पड़े। रॉबर्ट बेकर 20 साल से पहले रास्ते पर चला था, लेकिन उस रात बर्न में एरिका बॉलन की आंखों में वो ऑनेस्टी देखकर वो दूसरे रास्ते पर पहला कदम रखने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने डिसाइड किया, साथ मिलकर यह पता लगाएंगे कि असल में हुआ क्या था। लेकिन दोस्तों, यह एक ऐसे खेल में पहला मूव था जिसके रूल्स रॉबर्ट अभी नहीं जानता था, और वो खेल बहुत खतरनाक था। सिडनी शेल्डन का जादू, एरिका क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एरिका बॉलन इस नॉवल की सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। वो सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं है, वो एक मिरर है जो रॉबर्ट को वो दिखाती है जो वो खुद नहीं देख पाता। उसकी मां की हॉलोकॉस्ट की कहानी, उसके पिता की साइंस की लेगेसी, उसका अपना करेज जो डर से नहीं, सच से आता है। एरिका वो कैरेक्टर है जो इस थ्रिलर को सिर्फ एक एक्शन स्टोरी नहीं रहने देती, वो उसे एक ह्यूमन स्टोरी बनाती है। और रॉबर्ट और एरिका का जो बॉन्ड बनता है वो किसी फिल्मी लव स्टोरी का नहीं है। वो दो टूटे हुए, अकेले लेकिन ऑनेस्ट इंसानों का बॉन्ड है, जो एक साझा सच के इर्द गिर्द बनता है। क्या रॉबर्ट और एरिका मिलकर उस सच तक पहुंच पाएंगे? प्रोजेक्ट डूम्सडे का असली चेहरा क्या है? और जो लोग इस सच को दफनाना चाहते हैं वो कितने ताकतवर हैं? यह सब जानने के लिए चैप्टर 4 में मिलते हैं। चैप्टर 4, प्रोजेक्ट डूम्सडे, वो राज जो दशकों से दफन था। दोस्तों, कुछ राज ऐसे होते हैं जो सालों तक दफन रहते हैं, जमीन के नीचे, फाइलों के पीछे, बंद दरवाजों के अंदर, और उन्हें दफनाने वाले लोग इतने ताकतवर होते हैं कि कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, सच की एक खासियत होती है, वो मरता नहीं। दबाया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, लेकिन एक दिन वो जरूर बाहर आता है। और यही चैप्टर 4 की कहानी है। रॉबर्ट और एरिका। अपने वरिष्ठों से झूठ बोलना। लेकिन रॉबर्ट बेकर के दिल में अब एक सवाल था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वो वेदर बलून असल में क्या था? रिसर्च की शुरुआत और पहला बड़ा सुराग। एरिका के अपार्टमेंट में दोनों ने काम शुरू किया। एरिका के पास उस मटेरियल के सैंपल्स थे, छोटे छोटे टुकड़े जो उसने क्रैश साइट के पास से कलेक्ट किए थे। उसने उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी की लैब में सीक्रेटली एनालाइज किया था। रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। यह मटेरियल अर्थ की किसी भी पीरियोडिक टेबल में नहीं है। एरिका ने अपनी नोट्स रॉबर्ट को दिखाते हुए कहा, कैसे पॉसिबल है? रॉबर्ट ने पूछा, यही तो सवाल है। एरिका ने कहा, एटॉम्स का स्ट्रक्चर ऐसा है जो हमारी फिजिक्स की किताबों में नहीं है। यह कोई अलॉय नहीं है, कोई कॉम्पोजिट नहीं है। यह लिटरली कुछ ऐसा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। रॉबर्ट कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिमाग में एक हिस्सा अभी भी रेजिस्ट कर रहा था। कह रहा था, इसका कोई और एक्सप्लेनेशन होगा। कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, कोई क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी। लेकिन एरिका के नंबर्स झूठ नहीं बोलते थे। वो फाइल जो नहीं होनी चाहिए थी। रिसर्च के दौरान एरिका ने एक और चीज निकाली, एक फोटोकॉपी, धुंधली, पुरानी। यह मुझे एक फ्रेंड ने दी थी, एरिका ने कहा। वो एक हिस्टोरियन है, यूरोपियन आर्काइव्स में काम करता है। उसे यह फाइल एक बंद कलेक्शन में मिली थी। रॉबर्ट ने वो फोटोकॉपी उठाई। यह एक इंटरनल मेमो था। डेट था 1947 और हेडर में लिखा था, आइज ओनली, प्रोजेक्ट डूम्सडे, प्रीलिमिनरी असेसमेंट।
रॉबर्ट की सांस रुक गई। 1947। यानी यह कोई नई बात नहीं थी, यह दशकों पुरानी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। प्रोजेक्ट डूम्सडे, वो काला इतिहास। वो मेमो एक पूरी कहानी बयान करता था। 1947 में, जब दुनिया अभी वर्ल्ड वॉर 2 के स्खमों से उबर रही थी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ और देशों के टॉप ऑफिशियल्स के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग का एजेंडा था एक ऐसा प्रोटोकॉल तैयार करना जो उस सिचुएशन को हैंडल करे जो ऑफिशियली इम्पॉसिबल थी। एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट। वो लोग जो उस मीटिंग में थे वो मानते थे कि यह सिर्फ वक्त की बात है, कि एक दिन ऐसा होगा जब किसी दूसरी दुनिया से कोई संकेत आएगा या कोई वस्तु आएगी। और उन्होंने डिसाइड किया उस दिन के लिए एक प्लान तैयार रहना चाहिए। वो प्लान था प्रोजेक्ट डूम्सडे। इसके तहत अग्रीमेंट था, पहला, अगर कभी कोई एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल एविडेंस मिला तो उसे इमीडिएटली क्लासिफाई किया जाएगा, टॉप सीक्रेट, नो एक्सेप्शंस। दूसरा, जनरल पब्लिक को कभी नहीं बताया जाएगा, कभी नहीं। तीसरा, जो भी इस एविडेंस को देखे, चाहे वो आम नागरिक हो, जर्नलिस्ट हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, उसे हैंडल किया जाएगा। हैंडल, वही वर्ड जो एडमिरल ने रॉबर्ट से कहा था। क्यों? वो सवाल जो रॉबर्ट को हॉन्ट करता था। रॉबर्ट ने मेमो रख दिया। इन्होंने यह क्यों किया? उसने एरिका से पूछा। एरिका एक पल के लिए चुप रही। डर, उसने फाइनली कहा। प्योर प्राइमल फियर। क्या मतलब? सोचिए, एरिका ने कहा। 1947। दुनिया अभी एक डेवस्टेटिंग वॉर से निकली थी। हिरोशिमा और नागासाकी हो चुके थे। लोग पहले से डरे हुए थे। अगर उस वक्त किसी ने अनाउंस किया होता कि हम अकेले नहीं हैं इस यूनिवर्स में, कि कोई और सिविलाइजेशन है जो हमसे बहुत आगे है, तो क्या होता? रॉबर्ट ने सोचा। पैनिक, उसने कहा। पैनिक से बहुत ज्यादा। एरिका ने कहा। रिलीजन्स का कोलैप्स, गवर्नमेंट्स का फॉल, सोशल ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन। लोग सड़कों पर आ जाते। हर बिलीफ सिस्टम, हर वो चीज जिस पर इंसानी सभ्यता टिकी है, वो हिल जाती। रॉबर्ट को उसकी बात में लॉजिक था, इसलिए उन्होंने सोचा हाइड करना ज्यादा सेफ है। हाँ, एरिका ने कहा। और जब एक बार वो डिसीजन ले लिया तो वो स्नोबॉल बनता गया। हर नई गवर्नमेंट ने उसे इनहेरिट किया, हर नई जनरेशन के ऑफिशियल्स ने उसे कंटिन्यू किया। और अब 1991 में यह एक ऐसा मशीन बन चुका है जो खुद चलता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। जनरल मार्टिन, वो आदमी जो सबसे खतरनाक था। मेमो में एक और नाम था, जनरल हैरोल्ड मार्टिन, करंट एरा का सबसे पावरफुल मिलिट्री फिगर। पेंटागन में उसकी सीधी पहुंच थी। CIA, NSA, दिया, सब एजेंसीज में उसके लोग थे। लेकिन जनरल मार्टिन सिर्फ प्रोजेक्ट डूम्सडे को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, वो उससे कुछ और चाहता था। उस क्रैश्ड स्पेसक्राफ्ट में जो टेक्नोलॉजी थी, वो टेक्नोलॉजी अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाए। कोई भी वेपन उसके सामने बेकार हो जाए, कोई भी कंट्री उसे चैलेंज न कर सके। जनरल मार्टिन वो टेक्नोलॉजी चाहता था, सिर्फ अपने लिए। और इसीलिए वो गवाहों को मार रहा था। इसीलिए उसने रॉबर्ट को भेजा था। इसीलिए जब रॉबर्ट का काम हो जाता, रॉबर्ट को भी रास्ते से हटा दिया जाता। रॉबर्ट यह पढ़कर कुर्सी पर सीधा हो गया। वो खुद एक टारगेट था। वो पल जब सब कुछ क्लियर हो गया। रॉबर्ट ने एरिका की तरफ देखा। वो मुझे भी मारना चाहते हैं, उसने कहा, फ्लैटली, विदाउट इमोशन। एरिका ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, और आपको? मैं लिस्ट में पहले से हूं। खामोशी। रॉबर्ट उठा, खिड़की के पास गया। बर्न की शांत गलियां नीचे थीं। लोग अपनी जिंदगियां जी रहे थे, बेखबर, निश्चिंत। उन्हें नहीं पता था कि उनके ऊपर, उनकी गवर्नमेंट्स में कुछ लोग बैठे थे जो दशकों से उनसे एक ऐसा सच छुपा रहे थे जो पूरी इंसानी हिस्ट्री को बदल देता। रॉबर्ट को एक अजीब सी फीलिंग आई। एंगर। पहली बार रियल, जेन्युइन एंगर। 20 साल उसने उस सिस्टम की सर्व की थी।
उस सिस्टम ने उसे एक वेपन की तरह उसे किया था, और अब जब उसकी जरूरत खत्म होने वाली थी, वो उसे डिस्पोज करने वाले थे। नहीं, यह नहीं होगा। एक प्लान, एक उम्मीद। रॉबर्ट मुड़ा। हमें एक प्लान चाहिए, उसने कहा। एरिका ने पूछा, क्या प्लान? पहले यह सारी एविडेंस सिक्योर करनी होगी। मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल लोकेशंस, ऐसी जगह जहां वो लोग नहीं पहुंच सकते। एरिका ने नोट किया। दूसरा, हमें यह समझना होगा कि जनरल मार्टिन का नेटवर्क कितना बड़ा है, कहां कहां उसके लोग हैं। और तीसरा, रॉबर्ट रुका। तीसरा, हमें एक ऐसा लेवरेज चाहिए, एक ऐसी गारंटी कि अगर हमें कुछ हुआ तो यह सब ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाए। इतना पब्लिक कि दुनिया की कोई भी पावर उसे दबा न सके। एरिका ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। आप अब ऑर्डर्स नहीं फॉलो कर रहे, उसने कहा सॉफ्टली। नहीं, रॉबर्ट ने कहा, अब मैं सिर्फ एक चीज फॉलो कर रहा हूं। क्या? सच? सिडनी शेल्डन का मैसेज इस चैप्टर में। दोस्तों, यह चैप्टर इस पूरी नॉवल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां सिडनी शेल्डन एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या सरकारें हमसे सच छुपा सकती हैं? क्या ताकतवर लोग इतने बड़े राज दशकों तक दफन रख सकते हैं? और क्या एक आम इंसान, एक टूटा हुआ नेवी ऑफिसर, उस पूरे मशीन के खिलाफ खड़ा हो सकता है? शेल्डन का जवाब है हाँ, अगर उस इंसान के पास एक चीज है, कॉन्शियंस, ज़मीर। रॉबर्ट बेकर के पास वो ज़मीर था, दबा हुआ था। लेकिन जब एरिका ने उसे जगाया तो वो एक ऐसी आग बन गया जिसे कोई नहीं बुझा सकता था। आगे क्या होगा? क्या रॉबर्ट और एरिका जनरल मार्टिन के खिलाफ अपना प्लान एक्सिक्यूट कर पाएंगे? यूरोप में भागते हुए क्या वो सुरक्षित रह पाएंगे? यह सब जानने के लिए चैप्टर 5 में मिलते हैं। चैप्टर 5, पीछा, यूरोप और जिंदगी का खेल। दोस्तों, एक वक्त आता है इंसान की जिंदगी में जब उसे चूज करना होता है, आराम और खतरा, सच और झूठ, जिंदगी और मौत। रॉबर्ट बेकर और एरिका बोलन उस वक्त पर आ चुके थे और उन्होंने चूज किया सच, भले ही उसकी कीमत कुछ भी हो। पहला खतरे का संकेत बर्न में। वो सुबह थी। रॉबर्ट होटल से निकल रहा था। एक ऑर्डिनरी सुबह लग रही थी। बर्न की गलियां शांत थीं। दुकानें खुल रही थीं। लोग अपने काम पर जा रहे थे। रॉबर्ट ने कुछ महसूस किया। वो महसूस जो 20 साल की नेवी ट्रेनिंग देती है। एक छठी इंद्री जो कहती है कुछ गलत है। उसने नजरें घुमाईं। कुछ नहीं दिखा। सब नॉर्मल था। लेकिन वो फीलिंग गई नहीं। उसने एक काम किया जो हर ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर करता है। वो एक दुकान के शीशे के सामने रुका और उस रिफ्लेक्शन में उसने देखा एक आदमी, काली जैकेट, सड़क के दूसरी तरफ, जो उसके रुकने पर रुक गया था। रॉबर्ट ने एक काउंटर सर्वेलेंस मूव किया। एक गली में मुड़ा, फिर दूसरी गली में, फिर वापस। वो आदमी पीछे था। रॉबर्ट का दिल तेज हो गया। उसने तुरंत एरिका को कॉल किया। हमें अभी निकलना होगा। भागना शुरू। पहला शहर पेरिस। दोनों ने 1 घंटे के अंदर बर्न छोड़ दिया। ट्रेन से, कैश टिकट्स, अपने असली नाम से नहीं। रॉबर्ट की ट्रेनिंग काम आई। वो जानता था कि किस तरह मूव करना है, कैसे ट्रेल को कंफ्यूज करना है, कैसे सर्वेलेंस को शेक करना है। पेरिस, उनका पहला स्टॉप। एक छोटा सा होटल, किसी टूरिस्ट एरिया में, जहां रोज हजारों लोग आते जाते थे, जहां 2 अजनबी चेहरे किसी को याद नहीं रहते। उस रात दोनों ने अपनी सिचुएशन असेस की। कितने लोग हैं उनके पास? एरिका ने पूछा। जनरल मार्टिन के पास पूरी एक प्राइवेट नेटवर्क है, रॉबर्ट ने कहा। ऑफिशियल चैनल्स के बाहर, ऑफ द बुक्स ऑपरेटिव्स, जो किसी भी कंट्री में ऑपरेट कर सकते हैं। यानी हम कहीं भी सेफ नहीं हैं। ऑफिशियली नहीं।
एरिका ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, डिटर्मिनेशन था। तो क्या करते हैं? रॉबर्ट ने एक मैप निकाला। हम मूव करते रहेंगे, एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, और साथ साथ अपना प्लान एग्जीक्यूट करते रहेंगे। पेरिस में एक पुराना दोस्त। पेरिस में रॉबर्ट को एक पुराना कॉन्टैक्ट याद आया, मिशेल डुबॉस, एक फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसके साथ रॉबर्ट ने साल भर पहले एक जॉइंट ऑपरेशन में काम किया था, जो ट्रस्टवर्दी था, या कम से कम रॉबर्ट ऐसा सोचता था। रॉबर्ट ने उसे कॉल किया, कोडेड लैंग्वेज में। मिशेल ने मिलने के लिए हाँ की। एक कैफे में मुलाकात हुई, सेन नदी के किनारे, शाम की रोशनी में। मिशेल को देखकर रॉबर्ट को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मिशेल ने जो पहला वाक्य कहा उसने सब बदल दिया। रॉबर्ट, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मुझे 2 घंटे पहले एक कॉल आई थी, वॉशिंगटन से, तुम्हारे बारे में। रॉबर्ट रुक गया। क्या कहा उन्होंने? कहा अगर तुम मुझसे कांटेक्ट करो तो उन्हें इमीडिएटली इन्फॉर्म करूं। मिशेल ने रॉबर्ट की आंखों में देखा। मैंने अभी तक नहीं किया। लेकिन रॉबर्ट, वो लोग बहुत ऊंचे हैं, मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। रॉबर्ट समझ गया। जनरल मार्टिन का नेटवर्क पूरे यूरोप में फैला था। बर्लिन दूसरा स्टॉप, नया खतरा। पेरिस से बर्लिन। ट्रेन में रॉबर्ट और एरिका के बीच बहुत कम बातें हुईं। दोनों अपने अपने विचारों में थे। एरिका ने विंडो के बाहर देखते हुए कहा, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? रॉबर्ट ने उसकी तरफ देखा। लगता है, उसने ऑनेस्टली कहा। तो फिर आप रुकते क्यों नहीं? वापस क्यों नहीं चले जाते? आप अभी भी ऑफिशियली उनके आदमी हैं। आप माफी मांग सकते हैं, कह सकते हैं मिशन पूरा नहीं हो सका, शायद वो। नहीं, रॉबर्ट ने कहा फर्मली। क्यों? रॉबर्ट कुछ देर चुप रहा। क्योंकि मार्गरेट थॉमस एक बूढ़ी औरत थी, जो अपने बगीचे में बैठी थी। उसने कुछ नहीं किया था, बस देखा था, और उसे मार दिया गया। एरिका चुप रही। जेक जॉनसन एक ट्रक ड्राइवर था, उसका भी बस यही जुर्म था। और हैरी स्मिथ एक किसान, जो गायब है। रॉबर्ट की आवाज में एक अजीब सी फ्लैटनेस थी। यह लोग मेरी वजह से मरे, या मेरी वजह से गायब हुए। मैं उस सिस्टम का हिस्सा था जिसने यह किया। आपने यह जानकर नहीं किया, लेकिन अब मैं जानता हूं, रॉबर्ट ने कहा। और अब अगर मैं रुक गया तो यह मेरी चॉइस होगी, और मैं उस चॉइस के साथ नहीं जी सकता। एरिका ने उसे देखा, और पहली बार उसे रॉबर्ट बेकर में वो इंसान दिखा जो शायद हमेशा से था, बस दब गया था। बर्लिन में हेनरी विल्सन। बर्लिन में उन्हें एक नाम मिला, हेनरी विल्सन, एक वेटरन जर्नलिस्ट, जो पिछले 20 साल से गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसीज पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा था, जिसके आर्टिकल्स कई बार पब्लिश होते होते रुक जाते थे, जिसे कई बार थ्रेटन किया गया था, लेकिन जो रुका नहीं था। रॉबर्ट को किसी ने एक अनोनिमस नोट के जरिए यह नाम दिया था। हेनरी विल्सन से मुलाकात एक पुरानी बुकशॉप में हुई, बर्लिन के मिड डिस्ट्रिक्ट में। हेनरी एक 60 साल का आदमी था, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक जो बताती थी यह आदमी अभी हारा नहीं है। मुझे पता था, हेनरी ने कहा जब रॉबर्ट ने उसे सब बताया। मुझे पता था कि 1947 का वो प्रोटोकॉल अभी भी एक्टिव है। मैंने इसके बारे में लिखने की कोशिश की थी 3 बार। तीनों बार मेरी स्टोरी को दबा दिया गया। आपके पास कोई प्रूफ है? रॉबर्ट ने पूछा। हेनरी ने एक पुरानी ब्रीफ केस खोली। है, लेकिन इनकम्प्लीट है। अगर आपके पास एरिका का मटेरियल एनालिसिस है और वो क्रैश साइट का एविडेंस है तो मिलाकर यह एक कंप्लीट पिक्चर बनती है, जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। पहली बार रॉबर्ट को लगा कि एक रास्ता है। वियना सबसे खतरनाक रात। लेकिन दोस्तों, जैसे ही एक उम्मीद दिखती है, डार्कनेस और गहरी हो जाती है। वियना। वो वहां पहुंचे थे एविडेंस को सिक्योर करने के लिए।
एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स, एक ट्रस्टेड लोकेशन। लेकिन उस रात वियना की कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स पर कुछ हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। रॉबर्ट ने पहले देखा 3 आदमी, अलग अलग डायरेक्शंस से, एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, प्रोफेशनल, ट्रेन्ड, जनरल मार्टिन के आदमी। रॉबर्ट ने एरिका का हाथ पकड़ा। भागो, और वो भागे। वियना की पुरानी गलियों में रात के अंधेरे में एक चेस शुरू हुई जो रॉबर्ट की पूरी ट्रेनिंग का इम्तिहान था। बाईं गली, फिर दाईं, एक कोर्टयार्ड में, एक पुरानी इमारत के पिछले दरवाजे से। रॉबर्ट का दिल पागलों की तरह दौड़ रहा था, लेकिन उसका दिमाग शांत था। कैलकुलेट करता हुआ, असेस करता हुआ। यहां उसने एक अंधेरे डोरवे में एरिका को खींचा। दोनों सांसें रोककर खड़े रहे। बाहर फुटस्टेप्स, वॉइसेस, एक लैंग्वेज जो रॉबर्ट ने पहचानी, अमेरिकी इंग्लिश, लेकिन एक्सेंटेड, प्राइवेट मिलिट्री। वो फुटस्टेप्स गुजरे। रॉबर्ट ने एक लंबी सांस ली। एरिका उसके बिल्कुल करीब थी। वो भी कांप रही थी, लेकिन अब भी साइलेंट, कंट्रोल्ड। रॉबर्ट ने उसकी तरफ देखा। डार्कनेस में। ठीक है आप? हाँ, एरिका ने विस्पर किया। आप? रॉबर्ट ने एक पल सोचा। हाँ, उसने कहा। और दोनों को उस मोमेंट में एहसास हुआ कि वो एक दूसरे को कितनी जरूरत है। अगली सुबह एक दुखद खबर। वियना से निकलने के बाद रॉबर्ट को हेनरी विल्सन की खबर मिली। हेनरी विल्सन बर्लिन में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियली हार्ट फेलियर। रॉबर्ट ने वो खबर पढ़ी और उसका जबड़ा टाइट हो गया। एक और निर्दोष इंसान, एक और हार्ट फेलियर। एरिका ने उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देखा। रॉबर्ट, वो हम तक पहुंचने से पहले हेनरी तक पहुंच गए। रॉबर्ट ने कहा। इसका मतलब उन्हें पता था हम बर्लिन में थे। लीक है कहीं? हाँ, और अब हम नहीं जानते कि किस पर ट्रस्ट करें। यह सबसे डेंजरस रियलाइजेशन थी। दुश्मन बाहर था, लेकिन इंफॉर्मेशन लीक भी हो रही थी। यानी कोई था जो उनके मूवमेंट्स ट्रैक कर रहा था। खतरे के बाद एक नई स्ट्रेंथ। लेकिन दोस्तों, यही वो मोमेंट था जब रॉबर्ट और एरिका और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। हेनरी की मौत ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उस मौत ने उनके अंदर एक और रिजॉल्व जगाया। हेनरी ने 20 साल इस सच के लिए लड़ाई लड़ी थी। वो अधूरी रह गई। लेकिन रॉबर्ट और एरिका के पास वो एविडेंस था जो हेनरी के पास नहीं था। वो हेनरी का काम पूरा करेंगे। रॉबर्ट ने एरिका की तरफ देखा। हमें अब एक ऐसा मूव करना होगा जिसकी उन्हें उम्मीद न हो, उसने कहा। क्या? उनके सामने जाना। डायरेक्ट। एरिका ने उसे देखा। आप जनरल मार्टिन के पास जाना चाहते हैं? हाँ, लेकिन अपनी टर्म्स पर। सिडनी शेल्डन की कहानी कहने की कला। दोस्तों, यह चैप्टर सिडनी शेल्डन की स्टोरी टेलिंग का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। वो एक ऐसा चेज क्रिएट करते हैं जो सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह एक मोरल चेज भी है। रॉबर्ट सिर्फ दुश्मनों से नहीं भाग रहा, वो अपने पुराने सेल्फ से भी भाग रहा है। उस सेल्फ से जो ऑर्डर्स फॉलो करता था, जो सवाल नहीं करता था। और एरिका, वो इस चेज में सिर्फ एक साथी नहीं है, वो रॉबर्ट का एंकर है, जो उसे याद दिलाती है क्यों यह सब जरूरी है। हेनरी विल्सन की मौत एक रिमाइंडर है कि यह खेल रियल है, कि स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं। और वियना की वो रात जब दोनों अंधेरे में एक दूसरे के करीब खड़े थे, वो सिर्फ एक एस्केप नहीं थी। वो दो इंसानों के बीच एक बॉन्ड की शुरुआत थी, जो डर में, खतरे में, सच की तलाश में बना था। अगले चैप्टर में रॉबर्ट और एरिका का वो प्लान जो जनरल मार्टिन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन क्या वो प्लान काम करेगा, या जनरल मार्टिन एक कदम आगे होगा? यह सब जानने के लिए चैप्टर 6 में मिलते हैं। चैप्टर 6, खतरे में प्यार। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में एक अजीब सी बात होती है। जब सब कुछ ठीक होता है तो इंसान प्यार को सीरियस नहीं लेता। उसे लगता है वक्त है, बाद में देखेंगे।
लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो, जब हर सुबह आखिरी सुबह हो सकती हो, जब रात को सोते वक्त यह पता न हो कि कल होगा या नहीं, तब इंसान सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता है। और तब प्यार सबसे गहरा होता है। यही चैप्टर 6 की कहानी है। वियना के बाद दो थके हुए इंसान। वियना की वो रात। उस चेस के बाद रॉबर्ट और एरिका एक छोटे से टाउन में पहुंचे, ऑस्ट्रिया और हंगरी की बॉर्डर के पास। एक ऐसी जगह जहां कोई उन्हें नहीं जानता था। एक पुराना इन, लकड़ी की छत, पत्थर की दीवारें, खिड़की के बाहर एक छोटी सी नदी। दोनों थके हुए थे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। रॉबर्ट ने अपना बैग रखा, कुर्सी पर बैठ गया, और पहली बार उसने महसूस किया कि वो कितना थका हुआ है। न सिर्फ इस भागदौड़ से, बल्कि जिंदगी भर की उस थकान से जो वो अकेलेपन में जी रहा था। एरिका उसके सामने बैठी थी। वो भी चुप थी। कुछ देर की खामोशी, और फिर एरिका ने कहा, रॉबर्ट, हाँ, आपने पहले कभी किसी को बताया है आप कैसा महसूस करते हैं? रॉबर्ट ने उसकी तरफ देखा। नहीं। क्यों? रॉबर्ट ने एक पल सोचा। क्योंकि नेवी में यह वीकनेस मानी जाती है, उसने कहा। एरिका ने धीरे से कहा, यहां नेवी नहीं है। वो रात जब रॉबर्ट ने खुद को खोला, उस रात उस छोटे से इन में रॉबर्ट बेकर ने पहली बार किसी से अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। वो बचपन, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक पिता जो आर्मी में था, जो घर कम आता था, जो जब आता था तो हर बात में डिसिप्लिन और ड्यूटी की बात करता था। रॉबर्ट ने भी यही सीखा। ड्यूटी, डिसिप्लिन, कंट्री, सर्विस, प्यार उसकी डिक्शनरी में था, लेकिन उसका मतलब उसे कभी ठीक से नहीं सिखाया गया। जब उसकी शादी हुई, वो जेन्युइनली उससे प्यार करता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि प्यार को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कैसे वक्त देते हैं, कैसे प्रेजेंट रहते हैं। और जब वो शादी टूटी तो उसने खुद को और ज्यादा काम में डुबो लिया, क्योंकि दर्द को फील करने से बेहतर उससे भागना था। एरिका ने सुना, बिना इंटरप्ट किए। जब रॉबर्ट खत्म हुआ तो उसे अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, जैसे एक बोझ जो सालों से था थोड़ा कम हो गया। एरिका की कहानी दो दुनियाओं के बीच। एरिका ने भी उस रात अपनी कहानी सुनाई। उसकी मां रेचल बॉलन, एक पॉलिश जूविश वुमन, जो हॉलोकॉस्ट में सरवाइव हुई थीं, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली खोई थी, जो किसी तरह स्विट्जरलैंड पहुंची थीं। मां ने मुझे बताया था, एरिका ने कहा, कि वो दिन जब वो कैंप में थीं, उन्हें हर रात यह नहीं पता होता था कि सुबह होगी या नहीं। रॉबर्ट ने सुना, लेकिन मां ने कहा, उन्हें एक चीज ने जिंदा रखा। एक औरत थी उनके साथ, एक दोस्त, जो हर रात उनका हाथ पकड़ती थी और कहती थी, कल सुबह होगी, जरूर होगी। एरिका की आंखें थोड़ी नम हो गईं। वो दोस्त बाद में नहीं बची, लेकिन मां बची। और मां ने कहा, उस दोस्त का हाथ, वो वार्मथ, वो यकीन, यही उनकी जिंदगी थी उन दिनों में। खामोशी। इसीलिए, एरिका ने कहा, इसीलिए मैं डरती नहीं, क्योंकि मां ने मुझे सिखाया, जब सब कुछ छिन जाए तो भी एक इंसान का साथ बचता है, और वो साथ सब कुछ होता है। रॉबर्ट ने उसकी तरफ देखा, और उस मोमेंट में उसे समझ आया कि एरिका इतनी स्ट्रांग क्यों है। वो स्ट्रेंथ उसे अपनी मां से मिली थी, एक ऐसी मां जिसने सबसे बड़े अंधेरे में भी रोशनी ढूंढी थी। वो लम्हा जो सब बदल गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। नदी की आवाज खिड़की से आ रही थी। इनमें सब सो गए थे, बस एक लैंप जल रहा था। रॉबर्ट और एरिका अभी भी बैठे थे। रॉबर्ट ने कहा, एरिका, मुझे एक बात कहनी है। एरिका ने उसकी तरफ देखा। जब मैं स्विट्जरलैंड आया था तो मैं आपको एक प्रॉब्लम की तरह देखता था, एक टास्क जिसे कंप्लीट करना था। एरिका मुस्कुराई। मुझे पता था। लेकिन अब रॉबर्ट रुका। शब्द नहीं आ रहे थे। 20 साल की नेवी ट्रेनिंग ने उसे बहुत कुछ सिखाया था।
लेकिन यह नहीं सिखाया था। एरिका ने उसकी मुश्किल देखी। वो उठी और उसने रॉबर्ट का हाथ अपने हाथों में ले लिया। आपको कुछ कहना नहीं है, उसने कहा सॉफ्टली। रॉबर्ट ने उसके हाथों को देखा और पहली बार बहुत लंबे वक्त के बाद उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। प्यार जो ड्रामा नहीं था बल्कि डेप्थ था। दोस्तों, सिडनी शेल्डन ने रॉबर्ट और एरिका के बीच जो प्यार दिखाया है वो कोई फिल्मी लव स्टोरी नहीं है। यहाँ कोई ग्रैंड जेस्चर नहीं है, कोई ड्रामेटिक कॉन्फेशन नहीं है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। बस दो टूटे हुए इंसान हैं जो एक दूसरे के सामने ऑनेस्ट हो गए। और यही सबसे गहरा प्यार होता है। रॉबर्ट ने एरिका में वो पाया जो उसे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिला था। कोई जो उसे जज न करे, कोई जो उसकी साइलेंस को भी समझे, कोई जो खतरे में भी साथ रहे। एरिका ने रॉबर्ट में वो पाया जो वो शायद खोज रही थी। एक ऐसा इंसान जो जब उसे पता चला कि सच क्या है तो पीछे नहीं हटा। दोनों का अतीत दर्दनाक था। दोनों अकेले थे, दोनों के जख्म थे। लेकिन उस रात उन्होंने एक दूसरे के जख्मों को एक्नॉलेज किया। और वो एक्नॉलेजमेंट वो सबसे बड़ी हीलिंग थी। अगली सुबह एक नई एनर्जी। सुबह जब रॉबर्ट उठा तो उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया है। वही सिचुएशन थी, वही खतरा था। जनरल मार्टिन अभी भी था, वो ऑपरेटिव्स अभी भी थे, वो चेस अभी भी थी। लेकिन रॉबर्ट के अंदर एक नई क्लैरिटी थी। पहले वो इस फाइट में था क्योंकि यह सही था, क्योंकि निर्दोष लोग मारे गए थे। लेकिन अब एक और वजह थी, एरिका। वो उसे सेफ रखेगा, भले ही उसके लिए खुद को रिस्क करना पड़े। यह फीलिंग, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह उसे और मजबूत बना रही थी। एरिका नाश्ते की मेज पर थी। उसने रॉबर्ट को देखा। कैसे हो, उसने पूछा। बेहतर, रॉबर्ट ने कहा सिंपली। एरिका ने उसकी आंखों में देखा और वो समझ गई, प्यार और खतरा एक साथ। लेकिन दोस्तों, यहां सिडनी शेल्डन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं। प्यार इस सिचुएशन में एक डबल एज्ड स्वॉर्ड था। एक तरफ यह रॉबर्ट को स्ट्रेंथ दे रहा था, उसे एक रीजन दे रहा था लड़ने का। लेकिन दूसरी तरफ यह उसकी एक कमजोरी भी बन सकती थी। जनरल मार्टिन अगर यह जान जाए कि रॉबर्ट को एरिका की परवाह है तो वो उसे लेवरेज की तरह उसे कर सकता है। एरिका को थ्रेट दे सकता है, रॉबर्ट को ब्लैकमेल कर सकता है। रॉबर्ट यह जानता था और इसीलिए उस सुबह उसने एरिका से एक बात कही, एरिका, जो हमारे बीच है यह रियल है, लेकिन अभी हमें फोकस्ड रहना होगा। अगर मैं कभी ऐसे बिहेव करूं जैसे आप मेरी प्रायोरिटी नहीं हैं, तो यह इसलिए नहीं होगा कि आप नहीं हैं। एरिका ने समझा, यह इसलिए होगा कि मैं आपको सेफ रखना चाहता हूं। एरिका ने उसकी आंखों में देखा। मैं जानती हूं, उसने कहा। वो प्लान जो अब और जरूरी था। उस सुबह नाश्ते के बाद दोनों ने अपना अगला मूव प्लान किया। रॉबर्ट ने कहा, जनरल मार्टिन के पास जाने से पहले हमें एक और चीज करनी होगी। क्या? एविडेंस की कॉपीज, रॉबर्ट ने कहा। मल्टीपल, अलग अलग लोकेशंस पर, सील्ड एनवलप्स, ट्रस्टेड जर्नलिस्ट्स के नाम, लॉयर्स के पास, बैंक वॉल्ट्स में, ताकि अगर हमें कुछ भी हो तो वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाए, रॉबर्ट ने कहा। और जनरल मार्टिन को यह पता होना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा वेपन है। एरिका ने सोचा, यह काम करेगा? करेगा, रॉबर्ट ने कहा, क्योंकि जनरल मार्टिन पावरफुल है, लेकिन वो पब्लिसिटी से डरता है। अगर यह सब मीडिया में आ गया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। एरिका ने एक धीरे से नोट किया। दोनों तैयार थे। सिडनी शेल्डन का मैसेज, प्यार की असली परिभाषा। दोस्तों, यह चैप्टर पढ़कर सिडनी शेल्डन हमें बताते हैं कि प्यार का मतलब क्या होता है। प्यार अट्रैक्शन नहीं है, प्यार वीकनेस नहीं है। प्यार वो होता है जो आपको और ज्यादा ब्रेव बनाए।
जो आपको एक रीजन दे लड़ने का, जीने का, सच के लिए खड़े होने का। रॉबर्ट और एरिका का प्यार उन्हें कमजोर नहीं करता, वो उन्हें और ताकतवर बनाता है। और यही असली प्यार होता है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी जब कोई आपको और ज्यादा ब्रेव बनाए, जब कोई आपको और ज्यादा ऑनेस्ट बनाए, जब कोई आपको और ज्यादा खुद बनाए, तो समझ लीजिए वो प्यार है। अगले चैप्टर में रॉबर्ट और एरिका का वो फाइनल कॉन्फ्रंटेशन जिसका पूरी कहानी में इंतजार था। जनरल मार्टिन से सीधा सामना। क्या रॉबर्ट का प्लान काम करेगा? क्या वो दोनों जिंदा बचेंगे? यह सब जानने के लिए चैप्टर 7 में मिलते हैं। चैप्टर 7 अंतिम टकराव, जनरल मार्टिन से सामना। दोस्तों, हर कहानी में एक मोमेंट आता है, एक ऐसा मोमेंट जिसके लिए पूरी कहानी बनी होती है, जिसके लिए हर चैप्टर एक प्रेपरेशन था, जिसके लिए हर दर्द, हर भागदौड़, हर रात की बेचैनी सब वर्थ इट था। रॉबर्ट बेकर और एरिका बोलन उस मोमेंट पर आ चुके थे। जनरल मार्टिन से सीधा सामना। तैयारी, वो आखिरी रात। उस रात से पहले रॉबर्ट और एरिका ने अपना प्लान एक बार और रिव्यू किया। एविडेंस की कॉपीज तैयार थीं, 5 अलग अलग लोकेशंस पर। जुरिक के एक लॉयर के पास, लंदन के एक जर्नलिस्ट के पास, एक स्विस बैंक वॉल्ट में, एक ट्रस्टेड एकेडमिक के पास जिसे एरिका जानती थी, और एक सील्ड एनवलोप एक न्यूट्रल कंट्री के एम्बेसी में। यह अरेंजमेंट, यही उनका सबसे बड़ा वेपन था। अगर हमें कुछ हुआ, रॉबर्ट ने कहा, तो 72 घंटों में यह सब ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, ले मोंड, डेर स्पीजर, सबके पास। एरिका ने नोट किया। और जनरल मार्टिन को यह पता होना चाहिए। रॉबर्ट ने कहा, यही वो रीजन होगा जो उसे रोकेगा। लेकिन अगर वो माने नहीं? एरिका ने पूछा। रॉबर्ट ने उसकी आंखों में देखा। तो दुनिया को सच पता चल जाएगा। और यही हम चाहते हैं। उस रात दोनों ज्यादा नहीं बोले। रॉबर्ट ने विंडो के बाहर देखा। रात का आसमान था, तारे थे। उसे वो बूढ़ी औरत याद आई, मार्गरेट थॉमस, जो इसी आसमान के नीचे अपने बगीचे में बैठी थी, जिसने वो रात देखी थी, जिसे मार दिया गया था। रॉबर्ट ने एक गहरी सांस ली। यह उसके लिए था, मार्गरेट के लिए, जेक के लिए, हैरी के लिए, हेनरी के लिए, उन सभी के लिए जो बस सच के गवाह बने थे। वॉशिंगटन DC वापसी। रॉबर्ट ने एडमिरल मेटकाफ को कॉल किया। सर, मुझे आपसे और जनरल मार्टिन से मिलना है। एक जरूरी मैटर है। एडमिरल की आवाज में एक हेजिटेशन था, लेकिन उसने हाँ की। कल, पेंटागन, प्राइवेट मीटिंग रूम। रॉबर्ट ने फोन रखा। एरिका ने पूछा, वो ट्रैप सेट करेंगे? हाँ, रॉबर्ट ने कहा, लेकिन हम पहले से तैयार हैं। वॉशिंगटन जाने से पहले रॉबर्ट ने एक और काम किया। उसने एक लेटर लिखा, डिटेल्ड, सब कुछ, हर एविडेंस, हर डेट, हर नेम। और उस लेटर की कॉपीज उन्हीं 5 लोकेशंस पर भेज दी। अब घड़ी शुरू हो गई थी। 72 घंटे। अगर रॉबर्ट या एरिका उस वक्त के अंदर कंफर्म नहीं करते तो सब रिलीज। पेंटागन उस कमरे में। वो कमरा छोटा था। एक टेबल, कुछ चेयर्स, कोई विंडोज नहीं। रॉबर्ट अकेला अंदर गया। एरिका बाहर थी, एक सेफ लोकेशन पर। रॉबर्ट का इंस्ट्रक्शन था, अगर 2 घंटे में कॉल ना आए तो वो अपना फोन उस लॉयर को कॉल करे। रॉबर्ट ने अंदर कदम रखा। जनरल हैरोल्ड मार्टिन सामने बैठा था। रॉबर्ट ने उसे पहली बार देखा। एक 65 साल का आदमी, ग्रे हेयर, मिलिट्री पॉस्चर, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी कोल्डनेस थी जो रॉबर्ट ने पहले कभी नहीं देखी थी। यह वो आदमी था जिसने मार्गरेट को मरवाया था, जेक को, हेनरी को। यह वो आदमी था जिसने दशकों से एक ऐसा सच दबाया था जो पूरी इंसानी सिविलाइजेशन का था। एडमिरल मेटकाफ भी था, एक कोने में।
अनकंफर्टेबल दिख रहा था। जनरल मार्टिन ने पहले बोला, कमांडर बेकर। उसकी आवाज शांत थी, ऑलमोस्ट प्लेजेंट। सिट डाउन। रॉबर्ट बैठ गया। आपने बहुत ट्रबल क्रिएट किया है। हाँ, रॉबर्ट ने सिंपली कहा। जनरल मार्टिन ने एक फाइल खोली। रॉबर्ट की पूरी प्रोफाइल, नेवी करियर, पर्सनल लाइफ, सब कुछ। आप एक ब्रिलियंट ऑफिसर हैं बेकर, उसने कहा। यह सब अननेसेसरी था। आप सिंपली अपना मिशन कंप्लीट कर सकते थे। और और डॉक्टर बॉलन मर जाती। रॉबर्ट ने बीच में काटा। जनरल मार्टिन ने उसे देखा। अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपन। जैसे मार्गरेट थॉमस, जेक जॉनसन, हेनरी विल्सन। रॉबर्ट की आवाज फ्लैट थी। अनफॉर्चुनेट थिंग्स। जनरल मार्टिन की आंखों में एक फ्लिकर आई, लेकिन वो कंट्रोल में रहा। बेकर, आप नहीं जानते कि आप किस बड़े पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। वो आर्ग्यूमेंट जो रॉबर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। तो बताइए, रॉबर्ट ने कहा। वो बड़ी पिक्चर। जनरल मार्टिन ने एक पल सोचा, फिर उसने बात शुरू की। 1947 में जो डिसीजन लिया गया वो सही था। अगर उस वक्त यह पब्लिक होता तो दुनिया केओस में आ जाती। और अब? रॉबर्ट ने पूछा। 1991 में? दुनिया मैच्योर नहीं हुई क्या? यह हमारा जजमेंट है। आपका? रॉबर्ट ने कहा। एक आदमी का, जो खुद डिसाइड करता है कि दुनिया को क्या जानना चाहिए। जनरल मार्टिन की आवाज में थोड़ी एज आई। हम एक सिलेक्ट ग्रुप हैं। इलेक्टेड ऑफिशियल्स, मिलिट्री लीडर्स, साइंटिस्ट्स। हम। आपने निर्दोष लोगों को मारा, रॉबर्ट ने कहा। डायरेक्टली। मार्गरेट थॉमस ने कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक नहीं की थी। उसने बस एक रात आसमान देखा था और आपने उसे मार दिया। खामोशी। एडमिरल मेटकाफ ने अपनी नजरें झुका लीं। जनरल मार्टिन का चेहरा टाइट हो गया। यह नेसेसरी था। किसके लिए? रॉबर्ट ने पूछा। कंट्री के लिए, या आपके उस प्लान के लिए जिसमें आप उस स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी सिर्फ अपने लिए चाहते थे? जनरल मार्टिन खड़ा हो गया। बेकर, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो अल्टीमेटम जिसने खेल पलट दिया। रॉबर्ट भी खड़ा हो गया। और उसने वो कहा जिसके लिए वो यहां आया था। जनरल मार्टिन, अभी इस वक्त 5 अलग अलग लोकेशंस पर सील्ड एनवलप्स हैं। उनमें है एरिका बॉलन की कंप्लीट मटेरियल एनालिसिस, प्रोजेक्ट डूम्सडे के डॉक्यूमेंट्स, 1947 का ओरिजिनल मेमो, और हर उस व्यक्ति का नाम जिसे आपने इस सीक्रेट को दबाने के लिए मारा। जनरल मार्टिन की आंखें नैरो हो गईं। अगर अगले 72 घंटों में मैं या एरिका बॉलन दोनों में से कोई भी उन लोकेशंस को कंफर्म नहीं करते, तो वो एनवलप्स ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, ले मोंड, डेर स्पीगर, सबके पास। खामोशी। कंप्लीट एब्सोल्यूट खामोशी। जनरल मार्टिन ने रॉबर्ट को देखा। एक लंबी नजर। रॉबर्ट ने उसकी नजर वापस की, बिना झुके। आप ब्लफ कर रहे हैं। जनरल मार्टिन ने फाइनली कहा। टेस्ट कर लीजिए, रॉबर्ट ने कहा। वो मोमेंट जब पावर शिफ्ट हुई। जनरल मार्टिन ने एक सिग्नल दिया। दरवाजा खुला। 2 आदमी अंदर आए। रॉबर्ट ने उन्हें देखा और उसने एक काम किया। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। एरिका। कोड रेड। एरिका ने दूसरी तरफ से कहा, अंडरस्टूड। टाइमर स्टार्टेड। रॉबर्ट ने फोन रखा और जनरल मार्टिन की तरफ देखा। अभी घड़ी शुरू हो गई। 72 घंटे। आपके आदमी मुझे यहां रोक सकते हैं, लेकिन वो उन 5 लोकेशंस तक नहीं पहुंच सकते। नॉट इन 72 आवर्स। जनरल मार्टिन ने एक इशारा किया। आदमी रुक गए। एडमिरल मेटकाफ ने फाइनली कहा, हैरोल्ड, बहुत हुआ। जनरल मार्टिन ने एडमिरल को देखा। यह इनफ? एडमिरल ने दोहराया।
और उसकी आवाज में एक थकान थी, एक ऐसी थकान जो बरसों की हो। जनरल मार्टिन ने रॉबर्ट को देखा, फिर एडमिरल को, और उसने पहली बार अपनी चेयर पर वापस बैठ गया। वो डील जो हुई, रॉबर्ट और एरिका सेफ, अनटच्ड, प्रोजेक्ट डूम्सडे ऑफिशियली डिसबैंडेड, उसके रिकॉर्ड्स एक न्यूट्रल इंटरनेशनल बॉडी को ट्रांसफर, जनरल मार्टिन रिजाइन क्वाइटली, विदाउट स्कैंडल ऑफिशियली, और वो स्पेसक्राफ्ट का एविडेंस एक सीक्रेट इंटरनेशनल साइंटिफिक कमिटी को सौंपा गया, जो डिसाइड करेगी कब और कैसे यह पब्लिक होगा। यह परफेक्ट एंडिंग नहीं थी। रॉबर्ट जानता था सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था, लेकिन मार्गरेट थॉमस और जेक जॉनसन और हेनरी विल्सन के लिए जस्टिस हुआ था, जितना हो सकता था, और जो मशीन उनकी जानों का जिम्मेदार था वो रुक गया था अभी के लिए। सिडनी शेल्डन का जीनियस इस क्लाइमैक्स में। दोस्तों, सिडनी शेल्डन ने इस क्लाइमैक्स में कोई सुपर हीरो मोमेंट नहीं दिया, कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं, कोई ड्रामेटिक चेस नहीं, कोई लास्ट मिनट रेस्क्यू नहीं। बस एक आदमी, एक टेबल के पार, एक सच के साथ, और वो सच उस पूरे मशीन से ज्यादा पावरफुल निकला। यही सिडनी शेल्डन का मैसेज है। पावर गन्स में नहीं होती, पावर पोजीशन में नहीं होती, पावर उस इंसान में होती है जो सच जानता है और उसे बोलने का करेज रखता है। रॉबर्ट बेकर के पास वो करेज था, और उस करेज ने जनरल मार्टिन की सारी पावर को एक पल में इररेलेवेंट कर दिया। अब बची है कहानी की आखिरी कड़ी। रॉबर्ट और एरिका आगे क्या करेंगे? सच का वो बोझ जो उन्होंने उठाया, उसकी कीमत क्या होगी? यह सब जानने के लिए चैप्टर 8 उपसंहार में मिलते हैं। चैप्टर 8 उपसंहार, सच का बोझ और जीत की कीमत। दोस्तों, हर लड़ाई के बाद एक खामोशी आती है, एक ऐसी खामोशी जो बाहर से शांत लगती है, लेकिन अंदर से बहुत कुछ प्रोसेस हो रहा होता है, बहुत कुछ सेटल हो रहा होता है। रॉबर्ट बेकर उस खामोशी में था। लड़ाई जीत ली थी, लेकिन जीत की कीमत वो अभी काउंट कर रहा था। वो सुबह जब सब कुछ खत्म हो गया था, वॉशिंगटन डीसी। रॉबर्ट अपने अपार्टमेंट में था, वही अपार्टमेंट जहां वो महीनों पहले रहता था, जब जिंदगी सिंपल थी, जब ऑर्डर्स थे, जब सवाल नहीं थे। लेकिन अब वो अपार्टमेंट अलग लग रहा था, या शायद रॉबर्ट अलग हो गया था। उसने अपनी नेवी यूनिफॉर्म को क्लोजेट में देखा, प्रेस की हुई, परफेक्ट। एक जमाने में वो यूनिफॉर्म उसकी पूरी आइडेंटिटी थी, अब वो बस एक कपड़ा था। रॉबर्ट ने एक कॉफी बनाई, खिड़की के पास बैठ गया। बाहर वॉशिंगटन की सुबह थी, लोग अपने काम पर जा रहे थे, बेखबर, निश्चिंत। उन्हें नहीं पता था उनकी गवर्नमेंट ने दशकों से उनसे क्या छुपाया था। उन्हें नहीं पता था कुछ निर्दोष लोगों को इस सीक्रेट की वजह से मार दिया गया था। उन्हें नहीं पता था, और शायद अभी भी नहीं जानेंगे। रॉबर्ट ने कॉफी की चुस्की ली। यह उसे एक्सेप्ट करना था। नेवी से रेजिग्नेशन, एक दरवाजा बंद। उस हफ्ते रॉबर्ट ने अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया। 20 साल की सर्विस, मेडल्स, कमेंडेशंस, एक शानदार करियर, और एक लेटर में खत्म। एडमिरल मेटकाफ ने उसे बुलाया। बेकर, आपको यह करने की जरूरत नहीं है। हाँ है सर, रॉबर्ट ने कहा सिंपली। एडमिरल ने एक लंबी सांस ली। जो हुआ वो गलत था, मैं जानता था, लेकिन आप सिस्टम का हिस्सा थे। रॉबर्ट ने कहा, मैं भी था। फर्क यह है, अब मैं नहीं हूं। एडमिरल ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था, गिल्ट, रिस्पेक्ट, और शायद थोड़ी सी एनवी भी। एनवी उस आदमी की जिसने वो किया जो एडमिरल खुद नहीं कर पाया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेकर। आप भी सर। रॉबर्ट उस ऑफिस से निकला, और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जनरल मार्टिन का अंत, जस्टिस की एक परिभाषा। जनरल हैरोल्ड मार्टिन।
उसका रेजिग्नेशन ऑफिशियली हेल्थ रीजंस की वजह से था। कोई अरेस्ट नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कोई पब्लिक स्कैंडल नहीं। दोस्तों, यहां सिडनी शेल्डन बहुत ऑनेस्ट हैं। वो हमें एक फेरी टेल एंडिंग नहीं देते, वो हमें रियल दुनिया दिखाते हैं। रियल दुनिया में इतने पावरफुल लोग कभी ऑफिशियली कन्विक्टेड नहीं होते। उनके पास लॉयर्स हैं, कनेक्शंस हैं, इन्फ्लुएंस है। लेकिन जनरल मार्टिन की पावर खत्म हो गई थी। वो एजेंसी जो उसने दशकों में बिल्ड की थी, वो डिसबैंडेड हो गई थी। वो नेटवर्क जो उसके ऑर्डर्स पर चलता था, वो स्कैटर हो गया था। और सबसे बड़ी बात, वो खुद जानता था कि रॉबर्ट बेकर के पास अभी भी वो एविडेंस था कि अगर जनरल मार्टिन ने कोई भी मूव किया तो सब पब्लिक हो जाएगा। यह एक तरह का जस्टिस था, परफेक्ट नहीं, लेकिन रियल। एरिका का फैसला एक नई दिशा। एरिका बोलन स्विट्जरलैंड वापस गई। उसकी यूनिवर्सिटी जॉब टेक्निकली अभी भी थी, लेकिन वो जानती थी उसकी रिसर्च अब पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि उसने जो देखा था, जो एनालाइज किया था, वो उसकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को हमेशा के लिए बदल चुका था। वो जानती थी कि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। और यह नॉलेज, यह एक ऐसा बोझ था जो वो अकेले नहीं उठा सकती थी। रॉबर्ट ने उसे कॉल किया। कैसे हो? ओके, एरिका ने कहा। आप? एडजस्टिंग। एक पॉज। रॉबर्ट, आप क्या करेंगे अब? रॉबर्ट ने सोचा। नहीं पता, उसने ऑनेस्टली कहा। पहली बार नहीं पता। एरिका ने कहा, यह अच्छी बात है। कैसे? क्योंकि इसका मतलब आप पहली बार खुद डिसाइड करेंगे, ऑर्डर्स की वजह से नहीं। रॉबर्ट मुस्कुराया। पहली बार जेन्युइनली। वो सच जो पब्लिक नहीं हुआ। दोस्तों, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो स्पेसक्राफ्ट का एविडेंस, वो एलियन टेक्नोलॉजी, वो सब कुछ जो रॉबर्ट और एरिका ने डिस्कवर किया था, वो पब्लिक नहीं हुआ। एक इंटरनेशनल साइंटिफिक कमिटी को सौंपा गया। क्लासिफाइड, कंट्रोल्ड। यह रॉबर्ट को एक्सेप्ट करना था। वो सच जिसके लिए इतने लोग मरे, जिसके लिए उसने अपना करियर खोया, जिसके लिए वो पूरे यूरोप में भागा, वो सच अभी भी दुनिया से छुपा था। रॉबर्ट ने एरिका से इस बारे में बात की। क्या यह सही है, उसने पूछा, कि यह पब्लिक न हो? एरिका ने एक लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता, उसने ऑनेस्टली कहा। एक हिस्सा मेरा कहता है दुनिया को जानने का हक है। यह उनका यूनिवर्स है भी। लेकिन दूसरा हिस्सा कहता है शायद दुनिया अभी तैयार नहीं है। और जब तैयार होगी तो यह सच सामने आएगा, अपने आप। रॉबर्ट ने सोचा। मां ने कहा था। एरिका ने कंटिन्यू किया। सच कभी नहीं मरता। उसे दफनाया जा सकता है, लेकिन वो जमीन से बाहर आता है, हमेशा। रॉबर्ट ने उसकी बात सुनी और उसे थोड़ा सुकून मिला। रॉबर्ट और एरिका, एक नई शुरुआत। कुछ महीने बाद रॉबर्ट वॉशिंगटन छोड़ चुका था। एक छोटे से कोस्टल टाउन में था, मैने की कोस्ट पर, जहां समुद्र था, ठंडी हवा थी और खामोशी थी। वो लिख रहा था एक जर्नल, अपनी कहानी, क्योंकि उसे लगता था यह कहानी कहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए। एरिका स्विट्जरलैंड से कभी कभी आती थी, और जब वो आती थी तो उस छोटे से घर में एक वार्मथ आ जाती थी जो रॉबर्ट ने बरसों से महसूस नहीं की थी। एक शाम दोनों समुद्र के किनारे बैठे थे। एरिका ने कहा, रॉबर्ट, क्या आपको लगता है हमने सही किया? रॉबर्ट ने समुद्र को देखा। लहरें आ रही थीं, जा रही थीं। हाँ, उसने कहा, विदाउट हेजिटेशन। भले ही सच पब्लिक नहीं हुआ, भले ही। रॉबर्ट ने कहा, क्योंकि मार्गरेट थॉमस के लिए जो हो सकता था हुआ। जनरल मार्टिन की वो मशीन रुक गई, और कोई और निर्दोष इंसान उस वजह से नहीं मरेगा। एरिका ने उसे देखा। और आपकी जिंदगी? रॉबर्ट ने मुस्कुराया। पहली बार मेरी जिंदगी मेरी है, किसी ऑर्डर की नहीं, किसी सिस्टम की नहीं।
एरिका ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों उस शाम समुद्र के सामने बैठे रहे। सिडनी शेल्डन का आखिरी मैसेज। दोस्तों, द डूम्सडे कॉन्स्पिरेसी यह सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमसे कुछ पूछती है। क्या आप उस सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे जो आपको कंफर्टेबल रखता है, या उस दिन के लिए तैयार रहेंगे जब आपको चूज करना होगा? रॉबर्ट बेकर ने चूज किया। उसने अपना करियर खोया, अपनी सिक्योरिटी खोई, अपना फ्यूचर अनसर्टेन किया, लेकिन उसने जो पाया वो किसी भी करियर से बड़ा था। खुद को, एक ऐसे इंसान को जो ऑर्डर्स से नहीं, कॉन्शियंस से चलता था। सिडनी शेल्डन यही कहना चाहते थे। इस दुनिया में सबसे ताकतवर वेपन एक जागी हुई कॉन्शियंस है, और जो इंसान उसे फॉलो करने का करेज रखता है वो किसी भी जनरल मार्टिन से नहीं डरता। अंतिम शब्द। दोस्तों, तो यह थी द डूम्सडे कॉन्स्पिरेसी, सिडनी शेल्डन की एक मास्टरपीस। एक रहस्यमय रात से शुरू हुई यह कहानी एक ऐसी जगह पर खत्म होती है जहां दो टूटे हुए इंसान एक नई शुरुआत पर खड़े हैं। रॉबर्ट बेकर, जो एक टूल था, एक इंसान बन गया। एरिका बोलन, जो अकेली थी, एक साथी मिला। और वो सच जो दफन था, उसकी नींद हिल गई। यही सिडनी शेल्डन का जादू है। आपको यह नॉवल कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं। और आगे कौन सी नॉवल सुनना पसंद करेंगे उसके बारे में भी बताएं। हम जल्द ही उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और जिंदगी की हर कहानी को पूरे दिल से जीते रहिए। धन्यवाद।